नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप पैरानॉर्मल एनर्जीज़ में बिलीव करते हैं? आपने भूत-प्रेत वाले बहुत सारी वीडियोज़ देखी होगी। वहीं अगर हम दूसरी चीज़ देखें कि लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, तो आज हमारे स्टूडियो में जो स्पेशल गेस्ट हैं, वो एक एस्ट्रोलॉजर कम पैरानॉर्मल एनर्जी हीलर हैं, जिनका जितना एक्सपीरियंस एस्ट्रोलॉजी का है, उतना ही एक्सपीरियंस एनर्जी हीलिंग, पैरानॉर्मल एनर्जी से रिलेटेड है। और मैंने खुद पर्सनली इनसे बात की, काफ़ी मुझे कनेक्टेड फ़ील हुआ और इसलिए आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण जी, जिनका 18 से 20 साल का एस्ट्रोलॉजी में एक्सपीरियंस है। नमस्कार सर, नमस्कार। आप कैसे हैं? ठीक है, अच्छे हैं। अच्छा, एक सबसे पहला सवाल तो यही है कि सबसे रिसेंट वाली स्टोरी क्या थी पैरानॉर्मल एनर्जीज़ को लेके? रिसेंट तो बहुत सारी हुई, पर एक मैं बताता हूँ तकरीबन डेढ़ 2 महीने पहले एक केस है, आया मेरे पास। 4 दोस्त थे और चारों ऋषिकेश गए थे घूमने। तो वो वहाँ से थोड़ा ऊपर की तरफ चले गए कि यहाँ पे थोड़ी भीड़ ज़्यादा लग रही है तो ऊपर चलते हैं। यंगस्टर थे, नई-नई जॉब लगी थी उनकी, तो चले गए थोड़ा और ऊपर की तरफ, वही गंगा जी के किनारे पे। वहाँ से उन्होंने बताया तकरीबन 15-20 किलोमीटर आगे गए थे। और वहाँ जाके रुके और पानी का उस दिन लेवल कम था तो वहाँ पे वो पानी में खेल रहे थे। तो वैसे ही वो पत्थर वहाँ पे जो थे नदी के अंदर जो पत्थर होते हैं, पानी साफ दिख रहा था तो पत्थर थे वो उठा-उठा के इधर-उधर फेंकने शुरू किए। पहले वो बॉल थी एक उनके पास उससे खेल रहे थे, वो बॉल उनकी पानी में बह गई एकदम से, तो उन्होंने वो पत्थर उठा के इधर-उधर फेंकने शुरू किए। अब लड़के हैं, यंगस्टर हैं, थोड़े शरारती होते हैं, तो उन्होंने पत्थर फेंके और फिर उनकी आ गए घर वहाँ जहाँ रुके थे वो, रूम में आए, उसके बाद उनकी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई। तो वहाँ होटल वालों ने उनसे एड्रेस वगैरह लिया और उनको कैब में उनके घर दिल्ली वापस भेज दिया। तो उनके एक लड़का था जिसके पेरेंट्स मुझे जानते थे, तो वो लोग आए मेरे पास कि ऐसा-ऐसा हुआ, इसकी तबीयत एकदम से खराब हो गई और रात को पता नहीं क्या बोल रहा है अब। तो अगले दिन सुबह-सुबह आए थे मेरे पास कि रात को पता नहीं क्या बोल रहा था, आप आओ देखो ज़रा एक बार। देखा तो फिर उससे लड़के से पूछा मैंने, तो फिर बोल रहा है मैंने तो कुछ नहीं किया ऐसा। फिर उससे पूछा कि पत्थरों का क्या कर रहे थे तुम? तो फिर उसने बताया कि ऐसा-ऐसा हुआ। ऐसे खेल रहे थे तो फिर पत्थरों के साथ खेलने लग गए। तो मैं कहा उधर एक पत्थर था जिसका आकार शिवलिंग की तरह था। तो उसने बोला कि ध्यान नहीं दिया, हाँ, लेकिन एक बड़ा पत्थर था काफ़ी। ये आपको कैसे फ़ील हुआ कि शिवलिंग की तरह था? अब बहुत साल हो गए करते हुए, तो उतना तो एहसास हो जाता है। क्योंकि एनर्जीज़ आके बताती हैं बहुत कुछ। तो उसके बाद फिर हुआ, फिर जो भी उसके रिचुअल्स करवाने थे वो करवाए। वो लड़का ठीक हो गया और तकरीबन 15 दिन बाद एक उसके दूसरा फ्रेंड जो साथ में गए थे, दूसरे फ्रेंड के पेरेंट्स के साथ वो लोग आए। इसके भी पेरेंट्स थे, उसके भी पेरेंट्स थे लड़के के। तो उन्होंने बताया मुझे, तो बहुत शॉक्ड न्यूज़ थी कि बाकी के ये 4 लड़के थे, 2 तो वहीं थे मेरे सामने, एक की तबीयत थोड़ी खराब हो रखी थी, एक के रिचुअल्स पूरे हुए थे वो ठीक था, बाकी के 2 लड़कों की डेथ हो चुकी थी। बीमार हुए एकदम से और सडन डेथ हुई उनकी, पता नहीं चला। एक का वो बता रहे हैं जॉन्डिस हुआ और दूसरे का बता रहे हैं हार्ट फेल हो गया, जो डॉक्टर्स ने उनको बताया। तो वो चाह रहे थे अब जो लड़का बचा उसके कुछ जो भी रिचुअल्स हैं वो करवाए जाएँ, ताकि उसकी जान बचे। तो उसका देखा तो मैंने बोला कि हाँ, नहीं करवाने ज़रूरी हैं इसके रिचुअल्स और करवा लो, अच्छी चीज़ है। फिर उसके रिचुअल्स जो थे वो फॉलो किए गए। क्या तो रीज़न रहा होगा वैसे इसके पीछे जो 2 लड़कों की डेथ हुई? क्या कोई स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ थी जो वहाँ पे किसी ने शिवलिंग स्थापित किया था, कभी पुराने टाइम पे कब किया होगा, हो सकता है 10, 15, 20 साल पहले कभी किसी ने कुछ किया हो वहाँ पे, कोई रिचुअल्स वहाँ पूरे किए हों। तो उसने वहाँ एज़ अ शिवलिंग उस स्टोन को वहाँ स्थापित किया और बड़ा स्टोन था, शिवलिंग के आकार का ही था। तो उस वजह से उसने शिवलिंग को वहीं स्थापित किया कि वो गंगा जी के अंदर रहेगा और जो है पानी का प्रभाव लगातार रहेगा। वो किसी ने अपनी मनोकामना के हिसाब से उसने किया, लेकिन इन्होंने उसको अनजाने में गलत कर दिया। शिवलिंग क्योंकि हैं
शिवलिंग की एक बताता हूँ ना आपको स्टोरी। नोएडा में एक जगह है, नोएडा एक्सटेंशन के नाम से फेमस है अभी। बिसरक गाँव है वो, और पिछले 5000 साल से उस गाँव में दिवाली, दशहरा नहीं मनाया गया। और वो लोग केस लड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं, रावण को ना जलाया जाए दशहरे पे, इस केस को लेके सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं और हार गए थे। उस गाँव के अंदर आज तक हनुमान जी की पूजा नहीं होती, राम जी की पूजा नहीं होती। रावण का पैतृक गांव रावण का पैतृक गाँव है। और ये रावण का पैतृक गाँव है, ये कैसे पता चला? वहाँ पे एक शिव मंदिर है छोटा-सा, और उस शिव मंदिर में शिवलिंग है, जो एक बहुत फेमस तांत्रिक थे, तांत्रिक चंद्रा स्वामी के नाम से। आप गूगल पे सर्च करेंगे, आपको मिल जाएँगे। हमारे देश के बहुत से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और बाहर की कंट्रीज़ के भी कई पॉलिटिशियंस हैं जो उनके कॉन्टैक्ट में रहते थे। तो उनकी बहुत मान्यता थी चंद्रा स्वामी की। चंद्र स्वामी जो है वहाँ पे वो शिवलिंग निकालने गए थे, जो बिसरक गाँव में बता रहा हूँ उसमें शिवलिंग जो है उन्होंने निकालने की कोशिश की थी, तो गाँव वालों ने थोड़ा लड़ाई झगड़ा सा हो गया था गाँव में। तो फिर उन्होंने गाँव वालों के साथ समझौता हुआ कि वो शिवलिंग एज़ इट इज़ शिवलिंग निकालेंगे, शिवलिंग टूटना नहीं चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए। इस शर्त से उन्होंने गाँव वालों ने उनको परमिशन दे दी। अब शिवलिंग जो होता है वो 2 ढाई फुट ऊपर है, 3 फुट, नीचे कितना होगा? और 2.5-3 फीट ही होना चाहिए। ठीक है? नॉर्मल अगर बहुत ज़्यादा तो करते हैं हाँ। तो 2.5 फुट, 2 फुट, नहीं तो वैसे अभी जो है 2-4 इंच रखा जाता है। उन्होंने खोदा उसे, तो कुल्हाड़ी वगैरह से खोद के वो थक गए, नहीं हुआ। फिर जेसीबी मशीन से आई, उनसे भी किया। फिर उसके बाद और मशीनरी आई, जेसीबी से भी काम नहीं बना। वो 70 फुट नीचे चले गए, होते खोदते-खोदते। शिवलिंग का जो आकार है, उसी आकार में बिल्कुल सीधा नीचे शिवलिंग है। ये नहीं है नीचे चट्टान है, कुछ है, नहीं, वो सेम शेप वही है शिवलिंग की। वो 70 फुट तक नीचे चले गए, उनको अंत नहीं मिल रहा था। फिर उसके लिए वो एक्स-रे मशीन्स मँगाई गई बाहर से, जिनसे ज़मीन का एक्स-रे करके उसकी पड़ताल की जाए कि ये शिवलिंग कितना नीचे है। वो बताते हैं वो 5 किलोमीटर के रेडियस चेक कर सकती है, उनको उसका अंत नहीं मिला शिवलिंग का। तो इतना चमत्कारी शिवलिंग है वो। और फिर ये बात जब ज़्यादा हुई तो फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वहाँ रिसर्च कराई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से, तो पता चला ये रावण का पैतृक गाँव ही है, और रावण यहाँ पे ही रहता था, और उसके पिता के द्वारा ये शिवलिंग जो है स्थापित है। और वहाँ पे शिवलिंग के साथ में बिल्कुल अब वो एज़ इट इज़ वहीं पे वापस कर दिया गया है शिवलिंग। और उस शिवलिंग के साथ में एक गुफ़ा है भी, जो गुफ़ा अब दरवाज़ा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बंद कर दिया है। आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की साइट पे देख सकते हैं ये सब। उन्होंने वहाँ पे वो गुफ़ा का दरवाज़ा बंद कर दिया, और गुफ़ा जाके खुलती है गाज़ियाबाद में, एक मंदिर है दुग्धेश्वर नाथ। वो दुग्धेश्वर नाथ। दुग्धेश्वर नाथ, वो दुग्धेश्वर नाथ मंदिर में जाके गुफ़ा खुलती है। उधर भी बंद कर दिया गया, इधर भी बंद कर दिया गया, क्योंकि कई लोगों को जब पता चला तो अंदर घुसने की कोशिश की, तो अंदर वो कई सालों से बंद है, हज़ारों साल से। तो वो सही नहीं थी, तो वो अंदर 2-4 लोग जो घुसे थे उनकी डेथ हो गई थी, पता ही नहीं चल रहा था उनका। सफोकेशन की वजह से। सफोकेशन, और नीचे कीड़े-मकोड़े भी होंगे, बंद है क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी किया, उधर से भेजा था, लेकिन उन्होंने तो रोबोट्स वगैरह भेजे ना अंदर, उनके थ्रू चेक किया पूरा। तो जो है वो गुफ़ा वहाँ खुलती है। बोलते हैं रावण जो है यहाँ से बिसरख से वहाँ दुग्धेश्वर नाथ अपनी तपस्या करने जाया करता था। और उस मंदिर में जो है वो ये लिखा गया है कि रावण ने सबसे पहले अपना जो सिर, दान, शीश काटा था, वो वहाँ काटा था। ऐसा वहाँ पे वर्णित है बिसरख। बिसरख। और दुग्धेश्वर नाथ मंदिर है, वहाँ पे भी कथा फेमस है, तो वहाँ पे लोग बहुत जाते हैं। दुग्धेश्वर नाथ मंदिर बहुत लोग जाते हैं, बहुत भीड़ रहती है। और जो बिसरख में मंदिर है, यहाँ ये अभी लोगों को नहीं पता, इसका रास्ता भी नहीं ध्यान देते लोग, पता भी नहीं है इतना, तो इतना लोग जाते नहीं है। लेकिन बहुत शक्तिशाली शिवलिंग है, और वहाँ जिसका जिसका अंत ही नहीं मिला वो तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली बहुत शक्तिशाली है। है। ऐसा बोलते हैं, बहुत सारी जगह तो ऐसी भी हैं जहाँ पे शिवलिंग स्वयंभू प्रकट हुआ है। नहीं, बहुत जगह है। और ये जो शिवलिंग है, ये बोलते हैं 10 दिशाओं को बाँधा हुआ है शिवलिंग ने, 10 दिशाओं के लिए है ये। हर जगह शिवलिंग जो है आपने गोल देखे होंगे या अलग-अलग कोण के देखे होंगे, ये अष्टकोण शिवलिंग है। शिवलिंग है, लेकिन उसपे 8 कोने बने हुए हैं, 8 दिशाओं के लिए। एक ऊपर की दिशा आ गई, एक नीचे की दिशा आ गई। टोटल 10 दिशाएँ बोलते हैं ये शिवलिंग के ऊपर हैं। ये 10 दिशाओं को शांत करने के लिए है।
तो रावण ने यहाँ पे पहले की थी पूजा, फिर वहाँ यहाँ गांव में शायद पूजा नहीं कर पाता था, तो इसलिए वो तपस्या नहीं कर पाता था, इसलिए वो बिसरक जाता था, तो ये सुरंग खोदी गई थी। वो सुरंग कैसे खोदी गई, किसने खोदी, पता नहीं, लेकिन कथा यही है कि रावण ने वहां जाता था, रावण उस गुफा से, और उसकी लंबाई तकरीबन 7 किलोमीटर है गुफा की। अगर बाहर से जाएंगे तो 12-15 किलोमीटर का रेडियस है तकरीबन, रोड बाय रोड जाएंगे तो 12-15 किलोमीटर दूर है। तो जैसे ऐसी जगह होती है जिनका पौराणिक कनेक्शन होता है, हम्म। तो ऐसी जगह पे तो सिद्धियां भी बहुत होती हैं, बहुत साधक लोग भी बहुत आते होंगे, तपस्वी साधु संत भी आते होंगे। वहां पे तांत्रिक मैंने बहुत ज्यादा देखे, तंत्र पूजा के लिए बहुत लोग जाते हैं। जो पूजा कहीं और नहीं हो पाती, कहीं और उसका फल नहीं मिल रहा, वो लोग वहां करना ज्यादा पसंद करते हैं, चाहे वो तांत्रिक है या वैसे कोई और हो सिद्धि जो शिव से रिलेटेड हो, तो वो लोग वहां करना पसंद करते हैं। आप कभी ऐसे तपस्वी लोगों से मिले हो, मतलब तांत्रिक नहीं, मतलब नॉर्मल जो पॉजिटिव है, जो साधु संत जो तपस्वी हैं? भाई जो नॉर्मल हमारे लाइफ में भी हैं उनसे तो मुलाकात होती है। बाकी आप बोलेंगे बिल्कुल तपस्वी, तो वैसे लोग नहीं मिले मुझे, वैसे लोग नहीं मिले। एक बार गया था मैं तलाश में, जो बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ धाम से तकरीबन 2.5-3 किलोमीटर ऊपर एक गुफा है, पदचिन्ह गुफा है, चिन्ह है वहां पे किसके, भगवान शिव के और भगवान विष्णु के पद चिन्ह है वहाँ गुफा पे, गुफा के दरवाजे पे। और वहां अंदर एक जोत जल रही है, और बोलते हैं वो सदियों से जल रही है जोत। अब 6 महीने जैसे बद्रीनाथ कपाट खुले रहते हैं, 6 महीने बंद रहते हैं, तो वो 6 महीने वो जो गुफा में जोत है वो जलती रहती है, वो नहीं समाती कभी, और लोग जाते नहीं लेकिन वहाँ। और उस रास्ते पे जाओ आगे तो कई जगह गुफाएं हैं बीच में, वहाँ गुफाएं हैं बहुत सारी। आप किसी गुफा में जाने की कोशिश करोगे तो वहाँ आर्मी रहती है बहुत, आर्मी वाले मना कर देते हैं कि अंदर मत जाओ, आवाजें मत लगाना, अंदर शोर मत करना। मैंने पूछा क्यों, तो बोलते हैं कि कई यहाँ पे सदियों पुराने बोलते हैं ऋषि मुनि हैं, अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, अभी भी हैं वहाँ, तपस्या में लीन है। तपस्या में लीन है। मैंने पूछा आपने देखे, तो बोल रहे नहीं, आप जो लोकल में आते हैं, किसी ने रुकना है तो वो साल 2 साल कई बार रुक जाते हैं, वो परमिशन लेके शायद रुकते होंगे, जैसे भी मेरे को पता नहीं। तो बोलते हैं वहाँ रुकते हैं, लेकिन रेयर चांस है, क्योंकि 6 महीने में वहाँ पे बर्फ इतनी जम जाती है ऊपर के वो गुफा बंद हो जाता है दरवाजा। वहाँ पे 10-15-20 फुट ऊपर, 25 फुट ऊपर बर्फ जम जाती है। इतनी बर्फ जमने के बाद ऑक्सीजन नीचे नहीं जाएगी, लेकिन वो गुफा में जोत जलती रहती है। और वहाँ पे वो जो गुफाएं हैं वो भी सेम बंद हो जाती हैं, तो खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, 4-6 महीने वहाँ कुछ नहीं मिल पाएगा, उस गुफा के अंदर ही रहेंगे। लेकिन वो सिद्ध पुरुष जो है वहीं रहते हैं, जो भूख लोग, प्यास नहीं लगती है उनको? सदियां हो गई उनकी, तो सदियां हो गई, क्या भूख प्यास, सब सब कुछ तपस्या जीत में लिया। ऐसे लीन है, उनको तो समय का भी नहीं पता है। कुछ नहीं पता, उन्होंने सब कुछ जीत लिया, उन्होंने तो सब कुछ जीत लिया। कहते हैं उन्होंने तो मौत को भी जीत लिया ना, इतने सालों से है, तो हजारों साल से अगर वहां बैठा है कोई, तो फिर वो लोग अपने हिसाब से, अब जब वो चाहते हैं, जब वो उनका मोह भंग हो जाता है यहाँ से दुनिया से, तब वो अपना शरीर त्याग देते हैं। उससे पहले तो इस शरीर में ही भगवान की जितनी तपस्या करनी है, क्योंकि कहते हैं हम जब तक इंसानी शरीर में है, ये पंच तत्व के घेरे में हैं हम, तब तक हम जो कर्म कर रहे हैं हमें उन कर्मों का फल मिलेगा। उसके बाद कर्मों का फल नहीं मिलता, कर्म करते ना, कर्मों का फल नहीं मिलता। जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं, ये किस लिए होती हैं, जो किसी के साथ खुद हो जाती है वो किस लिए होती है, जो कर रहा है वो चीज अलग है, लेकिन खुद हो गई तो किस लिए हुई, वो जिसकी जो इच्छाएं, जो पता है उसे जो चीज अधूरी रह गई, उसकी पूजा पाठ अधूरी रह गई, या कोई चीज पूरी रह गई, उसने कहीं दर्शन करके आने थे वो अधूरे रह गए, तो किसी के शरीर धारण करके जाएगा तभी तो कर्मों का फल तभी मिलेगा ना। लेकिन जिसका शरीर है उसके कर्म खराब हो जाएंगे ना, उसको अपने से मतलब है, उसने तो अपने कर्म पूरे करने, वो तो अपने कर्म पूरे करेगा, क्योंकि उसको, हर किसी को चाहिए क्या, मोक्ष, मोक्ष ही चाहिए ना हर किसी को। यहाँ तो हम मोह माया में बंध जाते हैं ना, ऊपर वाले ने खुद बोला है ना, हमें मोह माया के पास में बांधना है, ऊपर वाले ने तो बांध रखा है, कर्मों के बंधन में बांध रखा है। बोलते हैं एक, आपने किसी से रोटी ली है एक, तो उसको, आपको रोटी वापस करनी है, आपने किसी से 100 रुपये लिए, उसे 100 रुपये वापस करने हैं। अब मैंने आके आपके यहाँ चाय पी ली, तो भाई वो तो कर्म बंधनों में तो मैं फंस गया,
अब या तो आपने मेरे को चाय पिलाई है अभी, तो हो सकता है या तो मैंने आपको पिलाई थी पहले कभी, नहीं तो अब मैं पिलाऊंगा आपको। तो वो तो कर्म बंधनों में फंस गए, हम खुद ही फंसे हुए ना। कितना कितना छोड़ेंगे हम अपने आप को? अगर हम अपने धर्म ग्रंथों के हिसाब से देखें तो भाई कितना छोड़ेंगे? हम तो छोड़ ही नहीं सकते, लिप्त हैं हम तो अपने कामों में, हमें तो ध्यान ही नहीं है क्या कर रहे हैं। जब जाएंगे तो क्या होगा पता नहीं। हाथों की जैसे लकीरें होते हैं उससे हम देखते हैं कि आयु कितनी है। वो कौन-सी लकीरें होती हैं? देखो, आयु का और मृत्यु का, ये दो चीजें जो हैं वो भगवान ने अपने हाथ में रखी हैं, वो किसी के हाथ में नहीं दी। आप लकीरें कोई से भी देख लो, कुछ भी कर लो, जन्म और मृत्यु दोनों भगवान के हाथ में। कब क्या करेगा वो भगवान जानता है, हम कुछ नहीं बोल पाते। जो अकाल मृत्यु होती है, वो भी लकीरों में लिखी होती है? लिखा बहुत कुछ होता है, लिखा बहुत कुछ होता है, बिल्कुल पता चल जाता है। लेकिन अगर किसी को बता दो अभी कि हाँ अकाल मृत्यु है हाथ हाँ। में, या फिर अल्पायु है, आधे तो वो वैसे ही खत्म हो। मर जाएँगे, सोच-सोच। तो सोच, और जो लिखा हुआ आप उससे लड़ सकते हो, बदल सकते हो। अगर अल्प मृत्यु है ना लिखी हुई, या आयु कम लिखी है, आप लड़िए ना उससे। कौन मना कर रहा है आप? लड़ेंगे तभी तो काम बनेगा। तो लकीर चेंज हो जाती है। लकीरें बिल्कुल चेंज होंगी। सॉरी, कौन बोलता है लकीरें चेंज नहीं होगी? अगर हम कुंडली से देखते हैं ना मृत्यु को, तो कुंडली से मृत्यु को देखा जाता है अष्टम भाव से, और अष्टम में मृत्यु देखते हैं, और अष्टम से अष्टम तृतीय भाव होता है। अष्टम से अष्टम कौन सा हो गया? मृत्यु को हराने वाला भाव। और तृतीय भाव से हम क्या देखते हैं? कान। मृत्यु को हराने वाले होते हैं आपके कान। मृत्यु को हराइए इससे। कैसे? बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले तो अपने थंब लीजिए, अपने कान पे ऐसे रखिए, ये नीचे की साइड करिए, दोनों थंब से 2-3 मिनट डेली। 8-10 साल छोटे लगेंगे आप अपनी उम्र से। दूसरे शब्दों में कहूं तो 8-10 साल उम्र बढ़ जाएगी। आपने कभी देखा होगा, अगर गांव में जो बड़े बूढ़े हुआ करते थे, इनके कान बहुत बड़े होते थे। कान क्यों बड़े होते थे? कान बड़े होने का मतलब होता है आयुष होना, लाइफ स्पैन बड़ा होना, इसलिए उनके कान बड़े होते थे। खींचते थे ना लोग पहले कान, क्यों? आयु लंबी करने के लिए। नहीं, लेकिन कई बार ऐसे जैसे जो हमारी एज होती है, वो हमारे लाइफ़स्टाइल का भी फैक्टर है। अब एक पर्सन है वो दबा के बर्गर, पिज़्ज़ा सब कुछ खा रहा है और रोज़ शाम को आधे 1 घंटे अपने कानों को ऐसे करता है। तो क्या ये चीज़ उस पे भी एप्लीकेबल होगी? बिल्कुल एप्लीकेबल होगी ना। आप 15-20 दिन करके देखो ना, आपके फेस पे फर्क नजर आएगा आपको। 15-20 दिन करके देखो, आपके फेस पे फर्क नजर पर आएगा। इसके पीछे लॉजिक क्या है? मतलब यहाँ से कुछ ऐसी नर्व्स वगैरह होती हैं जो हमारा डाइजेशन सही करती हैं या कुछ बिल्कुल, लॉजिक होगा बहुत इसमें? बहुत कुछ होता है। अगर हम कान का पोर्शन देखते हैं अपना, तो ये कान की जो बनावट है, ये तकरीबन हमारे पूरा पूरा स्टमक का एरिया पूरा दिखाता है कि हमारे जितने ऑर्गन्स हैं अंदर, वो सब इसके अंदर दिखाई देते हैं हमें, कान के अंदर। क्यों कान के अंदर इतना सब कुछ पहले किया जाता था? कि पहले लोग इसमें सरसों का तेल डाला करते थे। सरसों का तेल डालते थे, बीच में उसमें एक लहसुन की कली डाल के उसको गर्म किया जाता था, फिर ठंडा करके उसको डालते थे। एक तो कान तेज होते हैं उससे, और कहीं ना कहीं ये फैक्टर भी जुड़ा होगा आयु का, क्योंकि अष्टम से अष्टम भाव है तृतीय भाव, मृत्यु को हराने वाला। अष्टम भाव मृत्यु का है, अष्टम से अष्टम मृत्यु को हराने वाला भाव। उससे हम कान देखते हैं। कान हमारे कहीं ना कहीं जो है हमारे जीवन मृत्यु से जुड़े हुए हैं। आपने मृत्यु का पूछा था, हाथ की रेखाओं का, इसलिए मैंने बताया ये कि इस तरीके से है। आप मृत्यु को हरा सकते हो, हराओ ना अपनी मृत्यु को। कौन मना कर रहा है? जिए ना 100 साल, 120 साल, कौन मना कर रहा है? कुंडली के हिसाब से देखते हैं तो जो हमारी महादशा चलती है 120 साल चलती है। हुँ। पहले के लोगों का लाइफ स्पैन हुआ करता था इतना, तभी होगा ना। और कई लोग होते हैं, अभी मुझे 3-4 दिन पहले मिले ना, एक 112 साल की थी आंटी वो, और बिल्कुल यंग थी। उनका कोई बाल सफेद नहीं था, कोई दांत नहीं टूटा हुआ था। ऐसा बोलते हैं ना कि दाँत टूट के दोबारा आ जाते हैं। पता नहीं, दांत टूटते वो तो शायद बच्चों के आ जाते हैं ना दोबारा, बड़ों के तो शायद नहीं आते। और 112 साल में दांत टूटेंगे तो कहाँ आएंगे? उनसे पूछा था तो उनका तो बस वही है, लाइफ स्टाइल वो है, उन्होंने अपना रखा, मेंटेन करके रखा। मेंटेन करके रखा है।
और वो बहुत सारी रेमेडीज हैं जो करती हैं, जिसमें जैसे कान का बता रहा हूँ वो करती हैं। उनके कान देखे मैंने काफी लंबे, यहाँ से ये लटका हुआ पोर्शन। अच्छा, कई लोगों की हाथों की लकीरें होती हैं, वो कट होते हैं, उन्हें बहुत सारे कट होते हैं, उसका क्या मीनिंग है? दिमाग को 1 मिनट भी शांत नहीं रखते। मेडिटेशन करना शुरू करो, वो कट खत्म हो जाएंगे। अच्छा, जैसे हम अपने लाइफ़स्टाइल चेंजेस करते हैं, वैसे ही हमारे हाथों की रेखाएँ चेंज होनी स्टार्ट चेंज होती है। आप मेडिटेशन करोगे ना, दिमाग को शांत करोगे ना, वो कट जितने भी हैं वो खत्म हो जाएंगे। करके देखो आप 1 महीना करके देखो, आपके हाथ में से वो खत्म हो जाएंगे। एक लोगों की ये क्यूरियोसिटी होती है कि क्या हाथ से ये पता लगाया जा सकता है कितनी शादियाँ होंगी? बहुत कंट्रोवर्शियल है वो। लोग यहाँ से ये पोर्शन देखते हैं शादी का। शादी का पोर्शन ये देखते हैं ना कितने कट हाँ, है। हाँ। ये बच्चों का भी होता है, बच्चे भी देखते हैं इससे। शादी नहीं दिखते, बच्चों को देखा जाता है। और किस तरह के वो रहेंगे फिर वो भी देखा जाता है। शादियाँ कितनी तरह की होती है, आपने शादी बोला, शादी कितनी तरह की होती है। एक ही जनरली कंसिडर होते हैं जो 7 फेरे अग्नि को साक्षी मान के 7 फेरे लिए जाते हैं। वही हमारे है। शास्त्रों के हिसाब से बहुत सारे तरीके हैं। ये जो आप बता रहे हैं शादी का, ये देव शादी इस तरीके से होती है। देव एक जब दैत्य दानव शादी भी होती है, दैत्य शादी भी होती है। एक सुना होगा आपने, पहले के टाइम पे हुआ करता था लोगों का कि किसी की पसंद आ गया तो एक रात को रहे वो एक साथ। क्या बोलते हैं उस शादी गंधर्व विवाह। को? गंधर्व विवाह। क्या होता था, एक दिन रहे, लेकिन गंधर्व विवाह है। एक दिन के बाद वो कहाँ और वो कहाँ पता नहीं, लेकिन विवाह है ना वो। अगर आप आज की डेट में जो है ये बना रखे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना के लोग चलते हैं वन इतने। नाइट स्टैंड बोलते हैं। हाँ, तो वो क्या, वो गंधर्व विवाह ही तो है। कितनी शादियां काउंट करोगे आप? और कौन-कौन सी होती हैं इसके अलावा? अगर किसी का रेप हुआ तो दैत्य विवाह। दानव लोग ऐसे ही करते थे ना, रेप उन्हीं को तो है, वो वही लोग तो करते हैं। अब रेप पे एक चीज याद आई मेरे को, अगर किसी की आप आइज देखो, आइज के बीच का ये ब्लैक पोर्शन है, इसके ऊपर का अगर व्हाइट पोर्शन आपको दिखाई देता है, आंख के ऊपर व्हाइट दिखाई देता है, नहीं दिखाई दे रहा ना, मेरा देखिए दिखाई दे रहा है ना, नहीं दिखाई देता। अगर व्हाइट पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है तो उस बंदा बहुत एग्रेसिव है। वो अपनी बात मनवाने के लिए, करने के लिए, उसके दिमाग में जो बात आई है वो पूरी करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। जिसका आईब्रोज के ऊपर व्हाइट होता है। आईब्रो के ऊपर नहीं, आईज में ये ब्लैक है, इसके हाँ, ऊपर का व्हाइट अगर दिखाई देता है, अच्छा। ये जो साइड का व्हाइट है ये हाँ। ऊपर का दिखाई देता है अगर, हुँ। तो उसका मतलब वो बंदा बहुत एग्रेसिव है अपने कामों को करने के लिए। वो किसी भी हद तक जा सकता है गलत तरीके से। एग्रेसिव मतलब गलत तरीके से जा सकता है। कामुकता उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा। कामुकता अगर नीचे का दिखाई देता है हुँ। पोर्शन व्हाइट, तो कामुकता बहुत ज्यादा। वो आप चेक करोगे तो 99% वो लोग रेप केसेस में जेल में हैं। अगर आपने अभी दशहरा दिवाली निकले, हुँ। आपने रावण का पुतला देखा होगा। हुँ। रावण के पुतले में दोनों साइड का व्हाइट दिखाया जाता लेफ्ट और राइट, ऊपर-नीचे है। का नहीं। ऊपर ऊपर नीचे का दोनों साइड का व्हाइट दिखाया जाता है उसकी आईज में। लेफ्ट और राइट व्हाइट दिखाई दे रहा है, हर किसी को दिखता है। ऊपर और नीचे का व्हाइट जो है वो रेयर चांसेस हैं, और ज्यादातर लोग जेल में। जिनका ऊपर और नीचे दोनों। अगर नीचे का है तो वो रेपिस्ट है। ज्यादातर लोग रेप केस में हैं। नहीं है तो वो लोग इस चीज के लिए बहुत ज्यादा, बहुत सोच होती है उनकी कि हाँ किसी के साथ कुछ करना है करके। दे आर वेरी एग्रेसिव। बिल्कुल बिल्कुल तैयार रहते हो हर चीज, और किसी भी हद तक जाते हैं। अगर पर्सनली कोई बंदा हो तो आप चेक कर सकते हो। और बीइंग अ गर्ल अगर कोई सुन रही है इस चीज को, तो उस चीज को तो बिल्कुल ध्यान देना चाहिए उन्हें कि ऐसा कोई लड़का है साथ में तो दूर हो जाओ। तो ये सेम स्टडी ये है, ये सेम मेल और फीमेल दोनों के मेल लिए? दोनों के लिए, दोनों के लिए एप्लीकेबल। दोनों के लिए एप्लीकेबल है, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो जिस तरीके से हमारी आईज़ पर्सनैलिटी बताती है, उस तरीके से नोज़ या लिप्स वगैरह भी बताते हैं? बिल्कुल सब कुछ बताते हैं। अब आईब्रोज हैं जिनकी थोड़ी थिक होती है ज्यादा, ये लोग किसी भी चीज की बिल्कुल बहुत अच्छे से जांच पड़ताल करते हैं।
अगर नॉर्मल कपड़े खरीदने गए हैं तो पूरा पूछताछ पूरी करेंगे, कौन सा कपड़ा है, कहाँ से आया, कहाँ बना, क्या किया, पूरी पूरी उसकी इंफॉर्मेशन निकालनी है। लेकिन इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि ये लेना है। ऐसे ही हैं आप। हाँ, हाँ, और जिनकी आईब्रोज बिल्कुल पतली होती है, इनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता, किसी चीज़ की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, इनको पसंद है, इन्होंने लेना है। कोई प्रॉपर्टी भी खरीदने गए हैं, इन्होंने कोई मोल भाव नहीं करना, कुछ नहीं करना, खरीदनी है। और जिनकी थोड़ी होती है, उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदनी है, वो पूरे रिसर्च करके लेंगे और जहां तक रेट कम करवा पाएंगे उतना करवाएंगे। नहीं मेरी कम करेगा तो छोड़ देंगे। मेरी मोटी है, मुझे तो करना पड़ता है। और मुझे कोई सामान परचेज करना है बिजनेस के लिए, हम कोई नई प्रोडक्ट लाइन स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें वो तय तक जाना पड़ता है कि जब तक हम मार्केट में मैन्युफैक्चरर तक ना पहुंच जाएं। बस यही आदत हमारी पर्सनल जीवन में भी अप्लाई हो जाती है। अप्लाई हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है, लेकिन किसी की आईब्रो बिल्कुल पतली सी है ना, उसको देखिएगा वो कैसे करते हैं बिजनेस, उनमें और अपने में फर्क देखिए, पता चल जाएगा। अच्छा, जिनकी पूरी मिली हुई होती है उनका। बहुत अच्छे होते हैं, हम्म। थोड़े डोमिनेटिंग होते हैं, अच्छे होते हैं, डोमिनेटिंग होते हैं। जिनकी नोज ये पोर्शन थोड़ा मोटा होता है, लीडरशिप क्वालिटी बताता है फेस कि उसकी शख्सियत जो उसमें लीडरशिप क्वालिटी है, उसका बेसिक नेचर है लीडरशिप क्वालिटी का। वो लीड करेगा हर जगह लीड करेगा, जो मर्जी काम कर रहा हो उस काम के अंदर लीड करेगा। जिनकी नोज ये पोर्शन नीचे का ये थोड़ा दबा हुआ होता है, उनसे पैसे निकालने में खर्च नहीं करते वो जल्दी। जिनका थोड़ा खुला हुआ होता है ना, पैसे नहीं रोकते वो। ऊपर का पतला है, नीचे का मोटा है, पैसे नहीं रोकते, पैसे नहीं रुकते उनके नहीं पास। रुकते उनके पास, खर्चा करते रहते हैं। जितना कमाया है उतना खर्चा कर देना, नहीं रोकना। क्यों रोकना, रोकने की जरूरत नहीं है। और जिनके माथे पे यहाँ कट होता है, कोई भी चोट का निशान है, तो ये निशान ज्यादातर चोट लगती है उन्हें 12-14 साल में। हम्म। ये दिखाता है कुंडली में वो मांगलिक है। जो मांगलिक होगा उसको ये चोट लगनी कंपलसरी है, कहीं ना कहीं लगेगी, मतलब लगेगी। चांसेस आर वेरी बारह हाई। चौदह साल की उम्र में लगेगी लगेगी, और उसका एक निशान बन जाएगा। निशान बनेगा। 12-14 साल में लगेगी लगेगी। तो आप किसी का भी चेहरा देखोगे तो चेहरा देखते ही बता दोगे हाँ ये मांगलिक है। उसको एक बात बोल सकते हो, भाई आप जिंदगी भर परेशान रहोगे, जिंदगी भर परेशान रहोगे, कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा जिंदगी भर। मेहनती बहुत होगा वो। जब और लोग सोने की सोचेंगे ना, तो वो सोचेगा कुछ नया करें, क्या करूं नया। वो कुछ और काम में लग जाएगा, उसका दिमाग कहीं और दौड़ेगा फिर कि कुछ और किया जाए। क्यों, मेहनती है ना, नींद नहीं आएगी, मंगल है, मेहनत है, एनर्जी एनर्जी है, है। एनर्जी है। नहीं बैठने नहीं देगा वो, मेहनत कराएगा। जिनके उठे होते हैं थोड़े मनी बैग्स होते हैं, शुक्र का स्थान होता है ये, मनी बैग है, पैसा, पैसा अच्छा है। अब जिसको पैसा चाहिए ना, पैसा हर किसी को चाहिए, बहुत अच्छी सी एक रेमेडी है। बहुत प्यार से अपनी वाइफ के मनी बैग्स को थोड़ा खींची ना, गाल पहले पकड़ के खींचते थे प्यार में किसी के, हम्म। वैसे प्यार से, ये नहीं गुस्से में खींच के भाई बाहर ही कर दूं आज, नहीं थोड़ा थोड़ा करिए ना आप। अपनी आपके वाइफ पैसे, के। हाँ वाइफ के, वाइफ वैसे भी शुक्र के लिए आती है, शुक्र पैसा, ये मनी बैग आएंगे ना, पैसा। आपने क्यों ना खींचे। अब वाइफ शुक्र है ना, वाइफ शुक्र है, हाँ। उसका करेंगे तो फिर ज्यादा पैसा आएगा। अच्छा। अब ज्यादा चाहिए थोड़ा चाहिए वो आपकी फैसला है। जो लोग सिंगल है वो अपना खींच सकते हैं। वो अपना खींचेंगे भाई, फिर वो मैं नहीं कहूंगा कि गर्लफ्रेंड को खींचो, फिर वो पैसा कहीं और चला जाएगा, है ना। तो हाँ। वो अपना कर सकते हैं। और जिनकी नोज थोड़ी अंदर को दबी हुई है, नीचे के पोर्शन, और यहाँ माथे पे कट है, जिसका मैंने अभी बताया था मांगलिक, आपको अगर इनसे पैसे निकलवाने हैं बहुत मुश्किल, उनकी जेब में होंगे ना तो भी नहीं देंगे। तब भी नहीं देंगे, वो बोलेंगे बाद में दूंगा, अभी है नहीं, बहुत मुश्किल है पैसा निकलवाना। देते हैं बहुत परेशान होकर, निकलता नहीं है, बेसिक है ना, नेचर है वो, बेसिक नेचर है, नहीं निकल पाता। लिप्स
जिनके दोनों लिप्स सेम होते हैं, ऊपर का और नीचे का। बहुत सोच समझ के फैसला करते हैं, बहुत सोच समझ के चलने वाले इंसान होते हैं। पैसे के लिए भी ठीक है। जिनका ऊपर का छोटा होता है, नीचे का बड़ा होता है, ऐसे लोग बहुत सोच-सोच के बोलते हैं और किसी को गलत ना लगे, ऐसे काम करते हैं और हर जगह बैलेंस बना के चलने वाले लोग हैं। जिनका ऊपर का थोड़ा बड़ा होता है, नीचे का छोटा होता है, ऐसे लोग बहुत एग्रेसिव होते हैं और हर चीज़ पे अपनी चलाने वाले होते हैं, किसी की नहीं सुनते। अगर हस्बैंड का है तो वाइफ की नहीं सुनेगा, वाइफ का है तो हस्बैंड की नहीं सुनेगी, किसी की भी नहीं सुनेंगे, किसी की नहीं सुनेंगे। ये निशान, जिनका ये निशान होता है, कट होता है, कट होता है, गड्ढा। हर किसी का नहीं होता, किसी-किसी का होता है। ये निशान होता है कि आप अपने पूर्वजों से कुछ लेके आए हो, ये तो आपके भी और मेरे भी है। बिल्कुल, पूर्वजों से लेके आए हो। मैंने पूर्वजों से एस्ट्रोलॉजी लिया है, आपने क्या लिया है आप बता दो? मुझे तो अभी कोई आइडिया नहीं है, वो तो मुझे लग रहा है कि आगे कुछ सालों में क्लियर हो जाएगा। कुंडली में क्लियर होता है वो, कुंडली में आ जाएगा कि आप कुंडली क्या में लेके मेरा 9th हाउस में जुपिटर है। बहुत बढ़िया। तो ये ऐसा बोलते हैं कि ये भाग्य और भाग्य और धर्म, ध पिता, पिता, ज्ञान। लंबी दूरी की यात्राएँ, मध्यम दूरी की यात्राएँ, बहुत कुछ दिखाता है। और वो ये भी वो करता है कि जो अपने पूर्वजों से कुछ लेके आए हैं। पूर्वजों से लेके आए वो ये पोर्शन ज़्यादा दिखाता है। वो फिर अष्टम भाव से भी पता चलता है, पेरेंटल प्रॉपर्टी का, कि आप क्या लेके आए हैं। प्रॉपर्टी वगैरह तो नहीं, नहीं, लेकिन पेरेंटल, अब एस्ट्रोलॉजी लाया हूँ ज्ञान। तो वो प्रॉपर्टी है ना मेरे लिए तो। हाँ, कुछ दिया है ना मेरे बड़े बूढ़ों ने, कि बहुत सारी स्थितियाँ ऐसी हैं कि वो आई हैं मेरे पास, बहुत ईज़िली आई हैं। इसलिए मेरे को उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी जितनी मेहनत और लोगों को शायद करनी पड़ती है, उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी मुझे। बहुत सारी चीज़ें मेरे पास आसानी से आई हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो थोड़ी मुश्किल से आई हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें, ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे पास बहुत ईज़िली मैं मतलब पूर्वजों हो से पाए। अच्छी चीज़ लेके आए हैं। ये नहीं है कि पूरी बीमारी लेके आ गए कि भाई डायबिटीज़ है, कैंसर है, वो चीज़ें तो नहीं होंगी। पूर्वज लक। कभी अपने बच्चों को गलत हाँ, नहीं देना चाहेंगे। पूर्वज कभी अपने बच्चों को गलत नहीं देना चाहेंगे। कोई पिता अपने बच्चों को गलत देगा? वो नहीं देगा। और वो तो पूर्वज हैं, वो तो धरती छोड़ के चले गए, उनको तो वैसे भी सब चीज़ों का ज्ञान है, तो वो क्यों गलत करेंगे? तो सबसे पहले करेंगे ना। इसलिए तो पितृपक्ष में हम लोग क्या करते हैं, माँगते हैं ना उनसे कि हाँ, हमारे साथ खुश रहो, हमारे को चीज़ें दो ये। अपने लिए सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, सौभाग्य माँगते हैं, पितरों से माँगते हैं ना। किस लिए माँगते हैं? इसलिए माँगते हैं कि वो दे देंगे, जल्दी देंगे। क्योंकि हम उनके अपने हैं, वो हमारे अपने हैं। तो हमारी जल्दी सुनेंगे, हमारे को जल्दी करेंगे वो। तो टेक्निकली अब अगर हम देखें कि जिन लोगों को ये होता है उनके फिर पितृदोष भी नहीं होना चाहिए, या हो सकता है पितृदोष? हो सकता है। वो अब अलग कांसेप्ट पे चले गए। चलिए, इस पॉडकास्ट को यहीं एंड करते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके किसी भी प्रकार के कोई भी सवाल हैं तो आप हमें कमेंट्स में बताइएगा। हम कोशिश करते हैं कि उन सवालों का अगले पॉडकास्ट में ज़रूर हम आंसर दें। धन्यवाद।